बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बेटे हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी थी कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स found in living organisms. अब बेटे इसमें हमने देखना क्या क्या था। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में मतलब उनकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, their chemical properties, and their applications in our daily life. वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आप सादा लफ्ज़ों में कह लो, इसमें हमने स्टडी करना है अबाउट नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स। अब नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स बेटे कौन से होते हैं? लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंड विटामिन्स। अब ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एक ख़ास बात इन सब के बारे कि दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स हम किन को कहते थे? दैट हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट्स, जिनके मॉलिक्यूलर वेट्स ज़्यादा होते हैं। ये तमाम जो नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मतलब छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन रहे हैं। अब इनके अलहदा से यूजेस हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे प्रोवाइड अस एनर्जी। प्रोटीन्स जो हैं बिसाइड दे प्रोवाइड अस एनर्जी, दे आल्सो फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक मसल्स, बोन्स, उनके बनाने में मदद दे रहे हैं। लिपिड्स जो हैं दे डिपॉजिट, जमा होते हैं, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंसुलेशन, टिश्यूज़ के ऊपर इंसुलेशन के तौर पर मौजूद होते हैं। एंड दे आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी बट इन केस ऑफ एमरजेंसी सिचुएशंस। कौन सी? फास्टिंग। जब आप खा पी नहीं रहे होते कुछ, वो एमरजेंसी सिचुएशंस हैं। आपको खाने के लिए मिल नहीं रहा दिनों तक कुछ, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आपके लिपिड्स जो हैं वो आपके लिए स्टोर ऑफ एनर्जी के तौर पर मौजूद हैं। वो स्टोर जो हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। जो लोग डाइट करते हैं वो जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम कर दी जाती है या नेग्लिजिबल कर दी जाती है अपनी खुराक में, ताकि आपके जिस्म पर मौजूद चर्बी जो है वो अब पिघलना शुरू हो, वो एनर्जी देना शुरू करे, वो कंज्यूम होना शुरू हो। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होते हैं।
विटामिन्स जो हैं दे रेगुलेट ओवर मेटाबॉलिज्म। विटामिन्स जो हैं वो हमारे पूरे के पूरे मेटाबॉलिज्म का, हमारे जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। सर्टन फैक्टर्स हैं जिनके बगैर हमारे जिस्म की ग्रोथ ठीक नहीं हो सकती, हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो सकता। इनकी फर्दर डिटेल्स हम अलग-अलग देखेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हमने इनकी सारी डिटेल्स पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे, प्रोटीन्स के बारे, लिपिड्स के बारे, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे और विटामिन्स के बारे। पहला टॉपिक शुरू करते हैं बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या हैं? पहली बात, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब ये क्या बात होगी? पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सल। एल्डिहाइड्स आपने पढ़े हैं। एल्डिहाइड्स हम कहते थे कि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो और इधर हमारे पास अल्काइल रेडिकल या कार्बन की चेन लगी हो, तो ये एल्डिहाइड हो सकते हैं। कीटोनिक हमने कहा था कि कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल लगे हों या कार्बन की चेन्स लगी हों, उनको हम कहते थे ये कीटोन्स हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन से हमें पता चला कि ये ज्यादा हाइड्रोक्सल रखने वाले एल्डिहाइड्स हो सकते हैं या कीटोन्स हो सकते हैं। इनको हम कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनको जाहिर करने के लिए एक जनरल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, CnH2O पैरेंथेसिस N। अब ये इनका जनरल फार्मूला है। इसी फार्मूले के जरिए हम कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके फार्मूलाज ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे, मैं n = 6 करता हूं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n = 6 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H12O6। हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला आ गया। n = 3 कर लिया जाए, C3H6O3, तो वो हमारे पास और एक कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आते कहाँ से? इनका मेन सोर्स क्या है? दे आर एंटर्ड इन आवर फूड चेन्स वाया फोटोसिंथेसिस। कैसे? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं हवा से, सूरज की रोशनी की मौजूदगी, जड़ों से पानी, पत्तों के अंदर ग्लूकोज बना रहे। CO2 + H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, C6H12O6 और साथ क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन। अगर आप इसको बैलेंस करने जाते हो तो 6CO2 12H2O 6O2 + 6H2O। अब ये वो जरिया है जिसके जरिए ये ग्लूकोज की सूरत में हमारी फूड चेन में दाखिल हो गए, पौधों में आ गए।
पौधों से पौधे खाने वाले जानवरों में चले जाएंगे। हम भी पौधे डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों की सूरत में, दालों की सूरत में, दलियों की सूरत में। जानवर भी पौधे इस्तेमाल करते हैं अपने चारे के तौर पर, वहाँ से फिर दोबारा इंसान में, जिनके गोश्त हम खाते हैं। अब ये एक फूड चेन का हिस्सा बन गया और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एनर्जी का सोर्स हमारे जिस्म में ये मुंतकिल होना शुरू हो गया। बेसिक सोर्स क्या है इनका? वाया फोटोसिंथेसिस डन बाय द प्लांट्स। अब ये जो हमारे पास ग्लूकोज बना, ये पॉलीमराइज होगा। फिर ये क्या होगा बेटे? पॉलीमराइज होगा। मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे और बड़े मॉलिक्यूल बनाते चले जाएंगे। मुख्तलिफ तरतीब इनकी आपस में जुड़ने की, मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स बनाती चली जाती। फॉर एग्जाम्पल, ये फोटोसिंथेसिस से बनने वाला ग्लूकोज जो है, ये पॉलीमराइज होके स्टार्च बना देता है, सेलुलोज भी बनता है। अब ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ तरह से जुड़ने में बनाते हैं। अब चूंकि हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनके बारे हमने यही कहा है ना सबके, कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बिकॉज they are formed by the joining of small molecules and form a very large molecules having higher molecular weights। अब इनको मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम किया जाता है। किसकी बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस। मसलन दे मे बी मोनोसेक्राइड्स। ये क्या हो सकते हैं? मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं। दे मे बी ओलिगोसेक्राइड्स। ये क्या हो सकते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स हो सकते हैं। दे मे बी पॉलीसेक्राइड्स। ये क्या हो सकते हैं? पॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं। यहां पे वर्ड मोनो, व्हाट डज इट मीन? वन। मोनो मीन वन। सेक्राइड जहां भी इस्तेमाल होगा इट मीन्स शुगर। ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। अब शुगर मीन मोनोसेक्राइड यूनिट्स या छोटे कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स। अब बेटे मोनोसेक्राइड्स अगर हम इनको डिफाइन करें तो ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दैट हैव 3 to 9 कार्बन एटम्स इन देम। 3 to 9 कार्बन एटम इन देम। ये बात जरा अजबर कर लेना। यहां पे 3 to 9 कार्बन एटम आएंगे, यहां पे कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड यूनिट्स आएंगे। ठीक हो गया? आप गलती करते हो, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन ही ले जाते हो, या यहां पे भी कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स, मोनोसेक्राइड के यूनिट्स, और यहां पे भी मोनोसेक्राइड के यूनिट्स, वो फिर गलत हो जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात, मोनोसेक्राइड्स आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या होते हैं? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसकी वजह, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। इनको मजीद छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं तोड़ा जा सकता। ये सबसे छोटे खुद हैं, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। और क्या कहा हमने? ये मुश्तमिल होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम्स।
किन पे मुश्तमिल होते हैं? 3 से 9 कार्बन एटम्स पर। अब बेटे कार्बन नंबर की बुनियाद पर इनको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। जिसमें 3 कार्बन एटम मौजूद हैं हम उसको नाम देंगे ट्राइओजिस। उसको क्या नाम देंगे? उनके अपने लहदा से भी नाम है, जैसे पायरोवेट, लैक्टेट, वो दूसरे उनके अपने लहदा से नाम हैं। उनमें मौजूद हाइड्रोक्सल ग्रुप, उनमें मौजूद हाइड्रोजन की पोजीशन की बुनियाद पे हैं 3-3 कार्बन वाले, लेकिन उनके अपने लहदा से नाम भी होते हैं। लेकिन वो एक मेजर क्लास, ये मेजर क्लास आ गई, इस मेजर क्लास की सब क्लास आ गई ट्राइओजिस, 3 कार्बन रखने वाले कार्बोहाइड्रेट्स। टेट्रोजिस, 4 कार्बन रखने वाले। पेंटोजिस, 5 कार्बन रखने वाले कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा जी, अब बेटे इनमें सबसे मशहूर या सबसे फेमस जो इसकी क्लास है दैट आर हेक्सोजिस। इनको हर बंदा जानता है। 6 कार्बन रखने वाले कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स। क्या है? 6 कार्बन रखने वाले। उनमें कौन कौन से शामिल हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सबसे आम पाए जाने वाले। अच्छा जी, अब बेटे ये जो ग्लूकोज है, अगर हम इनके फॉर्मूलाज देखें, ग्लूकोज जो है ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब इस क्लास से ताल्लुक रखता है। वो कैसे? हमने उसको लिखा मुख्तलिफ तरतीब से, C डबल बॉन्ड O H। मैं इस तरफ लिख देता हूं या इस तरफ लिख देता हूं, ठीक हो गया? यही बात है। अब दूसरी तरफ इसके 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सोजिस है ना, 6 कार्बन रखने वाला। अब इसमें पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा मीन 5, कितने हाइड्रोक्सल मौजूद हैं? 5 हाइड्रोक्सल मौजूद हैं। CH2OH, आप इकट्ठा भी लिख सकते हो इसको कि CH2OH, OH इधर, इसके H इधर, OH H, H OH, OH H। अब इनकी तरतीब का आपने ख्याल रखना है। समझ आई? आपके हाइड्रोक्सल गिनो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, हेक्सोज है, 6 कार्बन रखने वाला मॉलिक्यूल है। ये हो गया ग्लूकोज। फ्रुक्टोज जो है वो पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। वो क्या है? पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। कीटोन का हमने क्या कहा है कि दोनों तरफ इसके कार्बोनाइल कार्बन के भी दोनों तरफ कार्बन ही मौजूद होंगे। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, अब इस तरफ भी कार्बन, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोक्सल। इसमें कितने होंगे? 5 ही हैं। ये भी पेंटा हाइड्रोक्सी है, लेकिन ये क्या है? कीटोन है। इसमें अब CH2OH, OH, OH, H, OH, इधर क्या आएगा? H। इसमें हम हाइड्रोक्सल गिन ले, 1, 2, 3, 4, 5, जबकि ये क्या है?
ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। इन दोनों का फ़र्क ये है। अच्छा जी, अब बेटे इनकी अगर मोनोसेक्राइड्स की हम प्रॉपर्टीज़ देखें कि मोनोसेक्राइड्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। सबसे पहली बात, मोनोसेक्राइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं इनमें। पानी में ये हल पजीर हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ग्लैक्सो डी देखा है, ग्लूकोज की डब्बी देखी है कभी? वो आपका यही ग्लूकोज ही होता है। अच्छा जी, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ये तो हमने पहली बात की। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको मजीद सादा में नहीं तोड़ा जा सकता। अब हाइड्रोलाइज्ड का मतलब पानी की मदद से इनको मजीद सादा में नहीं तोड़ा जा सकता। दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये कैसे होते हैं? दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। ये दूसरे को रिड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको दूसरा नाम रिड्यूसिंग शुगर्स का भी दिया जाता है। दूसरा क्या नाम दिया जाता है? रिड्यूसिंग शुगर्स। और सबसे अहम बात, दे आर स्वीट इन टेस्ट। इनका जायका कैसा होता है? मीठा होता है। दे आर स्वीट इन टेस्ट। और जो ये हैं हमारी मोनोसेक्राइड्स, दे आर द स्वीटेस्ट शुगर्स। जिस तरह हम बड़े मॉलिक्यूल्स की तरफ इनके जाएंगे, उसी तरह उनकी मिठास जो है वो कम होती चली जाएगी। अच्छा जी, अब आगे ओलिगोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड हमें पता चल गया हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये बजाते खुद एक यूनिट होता है और सबसे छोटा यूनिट होता है। ओलिगो, ओलिगो मीन चंद। ओलिगो मीन चंद। चंद से मुराद मतलब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर एक नई शय बना ले, 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर एक नई शय बना ले। और बाज बुक्स में लिखा है कि ओलिगो मीन 2 से 20 तक, 2 से 20 तक। मैं ओलिगो की बता रहा हूं, मैं ओलिगोसेक्राइड्स का नहीं आपको बता रहा। अब मैं इसको इस सेंस में लेता होता हूं कि ओलिगो मीन काउंटेबल। काउंटेबल जो छोटी गिनती पर मुश्तमिल होते हैं, जो थाउजेंड्स में चले गए वो एक अलहदा बात है, लेकिन काउंटेबल जो आम एक आंख में एक नज़र में जो गिनी जा सकती हो चीज़ें, वो तकरीबन इतनी की होती हैं। अच्छा जी, अब आपकी बुक क्या कहती है? ओलिगोसेक्राइड्स आर दोज विच गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ये क्या करते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स गिव 2 to 9 monosaccharides units they are called oligosaccharides। उनको हम क्या कहेंगे? मतलब हमारे पास एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, किसका? C12H22O11। इस सुक्रोज को हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये 2 हमें मॉलिक्यूल देती है, एक फ्रुक्टोज का और एक ग्लूकोज का। अब ये सुक्रोज जो है ये एक ओलिगोसेक्राइड है, चूंकि ये जब इसको हमने तोड़ा है तो ये गिने जा सकने वाले हमें नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स दे रहा है। ये बात यहां पे जो मैं कर रहा था, मोनोसेक्राइड के बारे दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम्स। ओलिगोसेक्राइड के बारे हम कह रहे हैं दे गिव 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस।
अच्छा जी, अब इसकी पूरी बात की तरफ आए। ओलिगोसैकेराइड्स मतलब ऐसा मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का जो गिनी जा सकने वाली मोनोसैकेराइड यूनिट्स पर मुश्तमिल है, शुगर्स पर मुश्तमिल है। अच्छा जी, अब इसमें सुक्रोज एक उन्होंने आपको एग्जांपल दी, इसी तरह माल्ट ग्लैक्टोज भी होती है, इसी तरह ग्लैक्टोज भी होती हैं। अब जो मॉलिक्यूल जितने मोनोसैकेराइड देगा उसको उस लिहाज से नाम दिया जाता है, जैसे डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स मीन दैट गिव 2 monosaccharide units. Trisaccharide that give 3 monosaccharide units. Tetrasaccharides that give 4 monosaccharide units. Most important oligosaccharides are disaccharides. सबसे अहम जो है वो कौन से हैं? और उसकी आम एग्जाम्पल सुक्रोज। सुक्रोज देखिए कभी हैं, कहां पे हैं? चीनी, C12H22 O11 फॉर्मूला नहीं उसका, तो वो सुक्रोज ही है। जायका कैसा होता है उसका? अब इनके ओलिगोसैकेराइड्स के आ जाएंगे खुसूसियात ज़हन में, चीनी को सोच के तो मेरा ख्याल आ जानी चाहिए। अच्छा जी, अब जब इसको बेटे साथ वाटर डाइल्यूट HCl की मौजूदगी इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, इट गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमें दे रहे ऑन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। चीनी कैसी होती है? अब उसको ज़हन में रखो, ये भी वाइट है, क्रिस्टलाइन होंगे और सॉलिड्स होंगे। पानी में हल हो जाती है, सॉल्युबल इन वाटर। इनका जायका कैसा होता है? दे आर स्वीट इन टेस्ट, बट ये जो इनकी खूबी है, ये दोनों तरह की होती हैं। दे मे बी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, ये दोनों तरह की बेटे हो सकती हैं। अब आगे पॉलीसैकेराइड। पॉली मीन मैनी, मतलब क्या हो गया? बहुत सारे। क्या कि जब इनको तोड़ा जाएगा तो ये हंड्रेड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स देंगे, बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स देंगे, दैट गिव hundreds of monosaccharide units on hydrolysis, कि जब इनको तोड़ा जाएगा ये हजारों मोनोसैकेराइड यूनिट्स देंगे। अब बेटे इनकी एग्जाम्पल स्टार्च एंड सेलुलोज। आम लफ्जों में मैं कहूं, आटा उसमें स्टार्च मौजूद है, मैदा उसमें स्टार्च मौजूद है, आपके चावल उसमें स्टार्च मौजूद है, सेलुलोज लकड़ी पौधों में सबसे ज्यादा मौजूद है ना, तो मेन कंपोनेंट है आपके पौधों के तनों का। समझ आ गई बात? अब स्टार्च एंड सेलुलोज दे आर एमार्फस सॉलिड्स। अब इनकी खुसूसियात, दे आर
एमॉर्फस सॉलिड्स। अब नोट करो, इनके साथ हमने वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा था, दे हैव क्रिस्टल्स। इसके साथ हम कह रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। ए मीन एब्सेंट, मॉर्फ मीन शक्ल, दे आर शेपलेस। आप कह लो कि इनकी शक्ल नहीं होती। अब चीनी सॉलिड है तो आपको महसूस भी होती है, चाहे आप पीस भी लो, ऐसा ही है, महसूस होती है। कभी आटे को मसल के देखा, फील होता है। सबसे आम एग्जांपल देता हूं इसकी, माया, ये जो कपड़ों को लगाई जाती है, कभी खरीदी है बाजार से? पाउडर फॉर्म जो है, बिल्कुल ही पाउडर होता है, महसूस होता है? नहीं। अगर वो क्रिस्टल्स रखता होता तो पिसने के बावजूद भी वो महसूस हो रहा होता। तो दे आर एमॉर्फस सॉलिड्स। अगली बात, दे आर टेस्टलेस। चूंकि ये बड़े कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होकर बड़े मॉलिक्यूल बनाएंगे, इनका जायका मीठे से कम होता जाएगा। अब माया का कोई जायका होता है? आटे का कोई जायका है उसमें मेजर मिकदार? मैदे का कोई जायका होता है? मैदे का नहीं। लकड़ी का कोई जायका है? नहीं। तो इनका जायका नहीं होता, दे आर टेस्टलेस। पानी में हल तो हो जाते हैं ये सारे, है ना? लकड़ी को हल करो, हल हो गई। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। आप अगर सोचो कि आटा और मैदा तो हल हो जाता है ना? लेकिन उसको जरा ज्यादा पानी में डाल के, थोड़ा डाल के उसको हिला के छोड़ देना, फिर मुझे अगले दिन बताना कि हाँ जी हल हो गया था या नहीं हुआ था। अच्छा जी। दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ये कैसी होती हैं? दे आर नॉन रिड्यूसिंग। अब ये भी देख लो, ये सीक्वेंस से चल रही है बात। ये क्या थी? ये रिड्यूसिंग थी। ये क्या है? मे बी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, दोनों तरह की हो सकती हैं। ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। जायका भी इनका मोस्ट स्वीटेस्ट। ये जरा इससे कम होती हैं। और ये कैसी हैं? ये क्रिस्टलाइन थे, ये भी क्रिस्टलाइन थे, बट ये कैसे हो गए? एमॉर्फस हो गए। ये पानी में दोनों हल पजीर थी, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, बट ये क्या हो गई? इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना मेरा ख्याल मुश्किल नहीं होगा। और ये मुफ्त के नंबर होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है ये, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है ये। अमूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइसेक्राइड्स, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये मुफ्त के नंबर हैं, कोई इनमें ऐसी मुश्किल बात नहीं है। एक दूसरे के साथ ही कंपैरिजन या एक किसी कंपोनेंट को ज़हन में रख के आप। अच्छा जी, फिर आगे बात इनके सोर्सेज की। हासिल कहाँ से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल टू कम्प्लेक्स वन, दे हैव वेरिड sources and uses. Sources of simple sugars, glucose, fructose and galactose are fruits, vegetable, honey and cereal. कहाँ से हैं? फ्रूट से हैं, चूंकि पौधे बेटे मेन सोर्स। फ्रूट्स के बाद वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के बाद
हनी, हनी के बाद सीरियल्स। सीरियल्स किन्हें कहते हैं मुजम्मल अब्बास साहिब? निशाद को, शहद को, हनी तो फिर कहते होने हैं रोटी नू। कभी बीमार हुए हैं आप? हैं पेट वगैरह की बीमारी, स्कूल से छुट्टी के अलावा वाली बीमारी पूछ रहा हूं, हुए हैं कभी? वो सोच के बता रहा है कि पता नहीं हुआ हूं कि नहीं। तो कभी घर में दलिया वगैरह बना है? हैं? जानते हैं दलिए नाम की चीज को? ये वो होते हैं सर। अच्छा जी, डाइसेक्राइड्स आर सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। डाइसेक्राइड्स, ये जो हम बात कर रहे थे कि ओलिगोसेक्राइड्स में डाइसेक्राइड होते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज इज फाउंड इन शुगर बीट, शुगर केन एंड फ्रूट्स। शुगर बीट है पिसी हुई चीनी। अच्छा जी, शुगर केन गन्ना और फ्रूट्स फल। लैक्टोज कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। अब ग्लैक्टोज जो है ये भी एक हेक्सोज है, जिस तरह ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज ये भी एक मोनोसेक्राइड है। इन द मेन शुगर इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध में मिठास होती है सर, ठीक है, जो कुदरती दूध है उसमें एक ख़ास मिठास होती है, और जो अल्लाह दी कसम खालिस दूध होता है उसमें एक ख़ास किस्म की कड़वाहट होती है। पानी की वजह से नहीं, वो केमिकल्स की वजह से होती है। पानी की वजह पे मिठास में कमी आ सकती है, कड़वाहट नहीं आ सकती। तो जो कुदरती दूध होता है उसमें एक ख़ास किस्म की मिठास होती है जो कि लैक्टोज की वजह से होती है। Maltose are disaccharide of 2 glucose molecules found in cereals. Polysaccharides are starch and cellulose. Starch is found in cereal crops, wheat, barley, maize, rice. Cotton is pure cellulose. Cotton क्या होती है? Purely cellulose होती है। ये हो गए बेटे इनके sources। अब next uses। सबसे पहला काम क्या कर रहा है हमारे जिस्म में? इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। जो हमारा इमीडिएट आप कह लो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो कार्बोहाइड्रेट से होते हैं। हमने रेस्पिरेशन पढ़ी, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का टूटना पड़ा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। अच्छा जी, अब अगर शुगर लेवल हमारे जिस्म में लो हो जाए तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मीन कम, ग्लाइसीमिया, ये जो ग्लाई का वर्ड है ये कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज को जाहिर कर रहा है, और ये जो ईमिया का वर्ड होगा इन ब्लड, इसका क्या मतलब होता है? इन ब्लड। तो मिला लें क्या बनेगा? लो शुगर लेवल इन द ब्लड। हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स एक ख़ास हद तक मेंटेन रहने चाहिए। 80 से 120 के दरमियान रहेंगे, आप परफेक्टली परफॉर्म करेंगे। 80 से बिलो चला जाए हमारा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, घबराहट होना शुरू हो जाती है। अगर ये 180 से क्रॉस कर जाता है तो फिर आप डायबिटीज़ की बीमारी, वो भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म के अंदर एक शुगर लेवल को ख़ास हद तक रखते हैं। अगर उससे कम हो जाती है तो हम उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बैक्टीरिया इन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट दैट हेल्प इन डाइजेशन। ये किसके तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं? एक न्यूट्रिएंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे लिए तो बेटे ये हैं ही एक न्यूट्रिएंट, बट फॉर
बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, दैट रिजाइड इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग इन डाइजेशन, वो हमारी डाइजेशन में मदद करते हैं। आपने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा, कभी आप बीमार होते हो, गला खराब की दवाई लेते हो, आपको मोशन लग जाते हैं, हुआ कभी? कभी अपने किसी बड़े से पूछना, वो क्या होता है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके लिख दी। वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या करती है कि वो गले वाले तो मारने ही थे बैक्टीरिया, वो हमारे पेट में मौजूद जो हमारे लिए मुफीद बैक्टीरिया थे उनको भी मार देती है, जिससे क्या होता है, डाइजेशन ठीक नहीं होती, इसलिए वो साथ हमें पेचिश लग जाते हैं, वो उस एंटीबायोटिक के खाने की वजह से, वो वक्ती होते हैं। अब डाइटरी फाइबर, छिलका, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, इस गोल का छिलका नहीं होता, ये डाइटरी फाइबर है। साबूदाना, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, दे हेल्प टू मेंटेन बाउल फंक्शन मूवमेंट प्रॉपर। डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन बाउल फंक्शन। नहीं लेंगे, जो लोग फ्रूट्स नहीं खाते, फ्रूट्स में भी डाइटरी फाइबर मौजूद हैं, छिलके में भी डाइटरी फाइबर मौजूद हैं। अनछना आटा, खुद गंदम पिसवा के उस आटे को इस्तेमाल किया जाए तो उसमें भी डाइटरी फाइबर मौजूद है। लेकिन ये जो आप रिफाइंड आटे, मैदे, पिज़्ज़े, शवारमे, मैदे के बने हुई प्रोडक्ट्स और फ्रूट से दूरी, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैदे और इंटेस्टाइन की बीमारियों का बायस बनता है, वो उनके फंक्शन प्रॉपर नहीं रहते। ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं, दे आल्सो हेल्प टू लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। डाइटरी फाइबर्स जो हैं, ये हमारे जिस्म में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद देते हैं, जिससे क्या होता है, मेंटेन ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक रहता है, मेंटेन रहता है। कोलेस्ट्रॉल अगर जिस्म से एलिमिनेट नहीं होगा, हमारे ब्लड के अंदर डिपॉजिट जमा होना शुरू हो जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका बोर साइज कम होता जाएगा। उसी ब्लड को जो हमारी बॉडी में एक नॉर्मल वॉल्यूम मौजूद था उसमें मूव करने के लिए दिक्कत पेश आनी शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप डाइटरी फाइबर्स ले रहे हो, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, आपका कोलेस्ट्रॉल एलिमिनेट होता रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल रहेगा। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग। हेल्प इन मसल क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग क्या होती है जी? जी, ये पट्ठे के ऊपर पट्ठा जो आप कहते हैं आम जुबान में चढ़ गया। अचानक से दर्द नहीं होती, अचानक से पेन नहीं होती, ये मसल क्रैम्पिंग होती है। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, लेकिन फॉर दैट इंस्टेंस होती है, उसको हम कहते हैं मसल कड़ाल पै गया। आम जुबान में, हमारी पंजाबी जुबान में कड़ाल पै गया, पट्ठे से पट्ठा चढ़ गया, ये वो है। तो ये अगर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार पूरी है हमारे जिस्म में, तो वो उसको मसल क्रैम्पिंग से भी रोकती है। जी बेटा, यहाँ तक मुझे बताओ, कोई बात जो नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन?